हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके मैं आपको हेल्प कर सकूं और आई होप मैं कुछ कोशिश करता हूं, बस पता नहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आपका कोई फीडबैक नहीं आता, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, मैं आपका हेल्प कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो जारी रहेगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं जब तक एग्जाम हो जाए, और आप भी ना रुकें जब तक एग्जाम हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 2023 के दिसंबर के क्वेश्चंस पे, और इससे पहले हमने कई सारे क्वेश्चंस पे बात कर चुका है। हमने हमने 45 क्वेश्चंस पे हमने बात किया है, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करें, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप है, ठीक है ना, और उसको करेक्टली ऑर्डर में हमको लगाना है। कैसे लगाएंगे? साइंटिफिक प्रोसीजर। थोड़ा सा देखिए, बुद्धि लगाइए। आई होप अभी तक आप कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। जानते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आए तो आप क्या करते हैं? अरेंज द स्टेप इन्वॉल्व इन साइंटिफिक प्रोसीजर। साइंटिफिक प्रोसीजर के हिसाब से स्टेप्स को अरेंज करना है ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इन करेक्ट ऑर्डर। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो उसके जो स्टेप्स हैं, उसको साइंटिफिक प्रोसीजर के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम, कोई साइंटिफिक, सब ये सब ऐसे ही है, साइंटिफिक फैंटिफिक लिख के आपको कंफ्यूज करता है। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स आपको लिखने हैं। कैसे? तो जानते हैं कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आए, कोई प्रॉब्लम, क्या करते हैं आप? पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रॉब्लम से अवेयर होते हैं, अवेयर, है ना। पहले प्रॉब्लम से अवेयर होते हैं। फर्स्ट काम है आपका प्रॉब्लम अवेयरनेस। पहले प्रॉब्लम से अवेयर होंगे तब ना, पहले अवेयर हो प्रॉब्लम से। जब अवेयर हो जाते हैं कि हाँ वाकई में प्रॉब्लम तो है भाई, उसी को कह सकते हैं आप एनालिसिस, नीड एनालिसिस, कि वाकई में प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है कि नहीं, कि ऐसे कुछ फालतू बात हो गई है। जब आप ये समझ लिए कि हाँ प्रॉब्लम भाई प्रॉब्लम है, अवेयर हो गए प्रॉब्लम से, तब उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रॉब्लम है क्या, क्या प्रॉब्लम है भाई। जब समझ, तब प्रॉब्लम समझिए आप। इसलिए सी, फर्स्ट नंबर सी हो जाएगा, सेकंड नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इतना पता है तो आपको पता हो जाएगा कि ना तो आपको ये आंसर होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर, सी नंबर आंसर होगा इसका। जब आप इतना पता कर लिए तब आपको, अब क्या करेंगे? जब प्रॉब्लम से आप अवेयर हो गए, उसको अंडरस्टैंड कर लिए, तब कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उससे जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट करते हैं। करते ही नहीं करते? और जब आप ये उसको कलेक्ट कर लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जब उसको कलेक्ट कर लेते हैं, तब क्या करते हैं? तब आप हंच फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन, जो एक अनुमानित सॉल्यूशन हो सकता है उसका अनुमान लगाते हैं। इसे कहते हैं हंज। हंज मतलब होता है अनुमान लगाना। एक जो पॉसिबल सॉल्यूशन, आपके पास जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, उसको आप अनुमान लगाते हैं। इसे कहते हैं हाइपोथेसिस क्रिएट करना। अपने दिमाग में एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। आप जब ये कर लिए तो अब वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूडेड सॉल्यूशन, जो अपने सॉल्यूशन कंक्लूड किया उसको आप वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई में ये सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपको समझ में आया ना बात को? आइए इसको समझ लीजिए। जो पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम अवेयरनेस। पहले प्रॉब्लम से आप अवेयर होते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, अवेयर होते हैं उससे आप। फिर उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, डिफाइनिंग एंड क्लेरिफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से को क्लेरिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या करते हैं, कलेक्टिंग रिलीवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, गैदरिंग डेटा एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डेटा को आप गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फैक्ट को जमा करते हैं। उसके बाद हंच फॉर पॉसिबल सॉल्यूशंस। हंच मतलब अनुमान लगाना, जनरेटिंग हाइपोथेसिस और पोटेंशियल सॉल्यूशन,
यानी एक सॉल्यूशंस का आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, यानी एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद क्या करते हैं, वेरीफाइंग द कंक्लूडेड सॉल्यूशन, टेस्टिंग एंड इवेलुएटिंग द प्रपोज्ड सॉल्यूशन टू कंफर्म इट्स वैलिडिटी, यानी जो आप सॉल्यूशन निकाले हैं फिर उस सॉल्यूशन को वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई में सॉल्यूशन वैलिड है कि नहीं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है जो हमने निकाला वो वैलिड है कि नहीं, मैंने ऐसे ही निकाल दिया। उसको एवेल्युएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग एंड एवेल्युएटिंग द प्रपोज्ड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन को आपने प्रपोज्ड किया, जो निकाला, उसको आप क्या करते हैं, जो कंक्लूड किया उसको क्या करते हैं आप, एवेल्युएट करते हैं, टेस्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, कंफर्म करते हैं उसको आप, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। फर्स्ट टू अवेयर व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड देन टू अंडरस्टैंड, एंड उसके बाद कलेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस एंड हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसके बाद लास्ट में प्रॉब्लम को आप कंक्लूड करते हैं, वेरीफाई करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है ना, जो आप सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन आपने निकाला, ठीक है ना। इस तरह ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि हम इस जो मैच करने वाले प्रॉब्लम ये जो है, इसमें हम दो चीजों पर बात कर चुके हैं। वो दो चीज है फुल इंक्लूजन और आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। आपको अच्छे से मालूम है, इतना तो हम बात कर चुके हैं। ये कुछ कंसेप्ट लिस्ट 1 में कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है और उसको लिस्ट 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। इतना तो हमको पता है। जब दो आपको पता है तब तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इशू नहीं है। फुल इंक्लूजन मतलब क्या होता है, फुल इंक्लूजन, फुल इंक्लूजन मतलब बच्चे को पूरी तरह से एक जनरल क्लास में शामिल करना, उसे कहते हैं फुल इंक्लूजन। तो अब देखिए इसमें इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल वेयर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी आर फुल्ली इंटीग्रेटेड रेगुलर क्लासरूम, यही तो है इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मॉडल है, वेयर जहां स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटी, जहां बच्चे जो डिसेबल होते हैं, आर फुल्ली इंटीग्रेटेड रेगुलर क्लास, उसको रेगुलर क्लास में पूरी तरह से शामिल किया जाता है, उसी को कहते हैं फुल इंक्लूजन। इसीलिए बी का हो जाएगा 4। जब बी का 4 हो गया, देखिए बी का 4 सिर्फ यहाँ है, बाकी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सब कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया आपका आंसर नंबर खत्म। जब बी का 4 है तो आपको देखिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, हमने इस पे बात किया था आईईपी पर, इसलिए मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं हर जगह ताकि आपको समझ में आए। ये क्या है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, आपने देखा था कि जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है वो एक ऐसा सर्विस है, वो बच्चे जो डिसेबल्ड हैं उन बच्चे को एक ऐसी सर्विस दी जाती है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो ए डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग एजुकेशनल गोल्स एंड सर्विसेज फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, वो डिसेबल्ड बच्चे के लिए एक ऐसी सर्विस है, डिसेबल्ड बच्चे को ऐसी सर्विस दी जाती है ताकि वो एजुकेशनल गोल को अचीव कर सके, इसलिए इसका हो जाएगा सेकेंड नंबर। अच्छा, अब देखिए मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, बच्चे को जो रेगुलर क्लास है उसमें उसको ऐड करना, जो डिसेबल बच्चे हैं उसको रेगुलर क्लास में ऐड करना। कैसे करेंगे ऐड, अब उसको क्या करते हैं, जो भर दिन का क्लास, पूरे दिन का क्लास है, उस पूरे दिन के क्लास में कुछ समय बच्चे को सबके साथ हम रखते हैं, कुछ समय जी, भर दिन में पूरे दिन में कुछ समय बच्चे को सबके साथ हम रखते हैं ताकि धीरे धीरे बच्चे जो है उससे मैनेज हो जाए, उसे कहते हैं मैन स्ट्रीमिंग। मैं बच्चे को मैन स्ट्रीम में लाना, मैन स्ट्रीम में बच्चे को अचानक नहीं लाते हैं, दिन के किसी एक समय में बच्चे को नॉर्मल बच्चे के साथ उसको हम, डिसेबल बच्चे को नॉर्मल बच्चे के साथ हम उसको रखते हैं ताकि वो हैबिचुअल हो जाए। तो मैन स्ट्रीमिंग देखिएगा यहाँ 3 नंबर देखिए, प्लेसिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर एजुकेशन क्लासेस, यानी कि जो डिसेबल बच्चे हैं उन बच्चे को प्लेसिंग करना, रखना रेगुलर एजुकेशन क्लासेस में फॉर पोर्शन ऑफ द डे। पोर्शन ऑफ द डे मतलब होता है दिन के किसी वक्त, दिन के कोई पोर्शन में किसी समय में बच्चे को प्लेस करते हैं, रखते हैं डिसेबल बच्चे को रेगुलर क्लासेस में।
इसे ही कहते हैं मैन स्ट्रीमिंग, इसे ही कहते हैं मैन स्ट्रीमिंग, ताकि बच्चे धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाए। अच्छा, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, समझिए इस बात को। इसे कहते हैं LRE, LRE क्या होता है ये, समझिए इस बात को। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जिसमें जो डिसेबल बच्चे हैं उसको कम से कम प्रॉब्लम हो, उसे कहते हैं लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। ए लीगल रिक्वायरमेंट, एक ऐसा रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइंग दैट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, उन बच्चे के लिए एक ऐसा रिक्वायरमेंट जो खास तौर से डिसेबल बच्चे हों, शुड बी एजुकेटेड इन typically classroom to be maximum extended possible, ज्यादा से ज्यादा उसको पॉसिबिलिटी मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उसको हेल्प मिल सके, मैक्सिमम एक्सटेंडेड पॉसिबिलिटीज, ज्यादा से ज्यादा उसको मौका मिल सके, टिपिकली क्लास में अपने आप को अरेंज कर सके, अपने आप को फिक्स कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके, है ना। तो ये है लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। आइए चीजों को समझ लेते हैं। मैं तो वहां बता दिया, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा और ताकि आपको और समझ में आए। मेन स्ट्रीमिंग फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इनटू जनरल एजुकेशन सेटिंग फॉर ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक्टिविटीज वेयर दे कैन पार्टिसिपेट अलोंगसाइड देयर पीयर्स विदाउट डिसेबिलिटीज। मेन स्ट्रीमिंग क्या है, फोकस करता है ऑन इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट करना, शामिल करना, विथ डिसेबिलिटीज बच्चों के साथ, इनटू जनरल एजुकेशन सेटिंग, एक जनरल एजुकेशन सेटिंग में, फॉर ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक्टिविटी, कोई खास एक सब्जेक्ट में, कोई खास एक एक्टिविटी में, वेयर जहां दे कैन पार्टिसिपेट, जहां वो पार्टिसिपेट कर सके अलोंग साइड देयर पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ, विदाउट डिसेबिलिटीज, बिना कोई डिसेबल का, मतलब उस वक्त वो अपनी डिसेबिलिटी को भूल जाए और नॉर्मल बच्चे के साथ, कब, एक किसी खास सब्जेक्ट पर या किसी खास एक्टिविटी पर, हर वक्त नहीं, जीवन में किसी भर दिन किसी एक खास मतलब मौके पर, उसे कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग। फुल इंक्लूजन मतलब जानते हैं, मैंने पहले कहा था कि फुल इंक्लूजन गोज बियॉन्ड मेन स्ट्रीमिंग, ये मेन स्ट्रीमिंग से अलग है, मतलब थोड़ा ज्यादा और वास्ट है। मेन स्ट्रीमिंग में किसी एक खास एक्टिविटी पर, किसी एक खास सब्जेक्ट पे बच्चों को सब बच्चे के साथ शामिल करते हैं, लेकिन फुल इंक्लूजन में ऐसा नहीं होता है। फुल इंक्लूजन में by keeping students with disabilities in general education setting for the entire school day, पूरे स्कूल डे में, सुबह से शाम तक, पूरे दिन में बच्चे को पूरी तरीके से जनरल बच्चों के साथ जो है जनरल एजुकेशन सेटिंग में बच्चे को हम शामिल करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द लेवल और नेचर ऑफ देयर डिसेबिलिटीज, उनको उनके क्या लेवल है, क्या नेचर है, किस तरह की डिसेबिलिटीज है, इन सब से अलग हट करके, इससे कोई मतलब नहीं है, सब बच्चे एक साथ खेलेंगे पूरा दिन, इंटायर स्कूल डे, पूरा दिन, इसे कहते हैं फुल इंक्लूजन। अच्छा, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट LRE प्रिंसिपल इज पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। जो आइडिया है, आप समझते हैं ना आइडिया, सब पढ़े होंगे आप आइडिया, अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट का चैप्टर इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो लास्ट का चैप्टर पढ़ा होगा 10 यूनिट नंबर 10, तो वहां आपने आइडिया के बारे में पढ़ा होगा। आइडिया जो लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट है, ये आइडिया का एक पार्ट है। इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट जो है आइडिया का एक पार्ट है, लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। द गोल इज टू मिनिमाइज, इसका गोल क्या है, मिनिमाइज करना सेग्रीगेशन, जो अलगाव है, सेग्रीगेशन है, उसको मिनिमाइज करना, कम से कम करना, while still providing the necessary support for the students to succeed, बच्चे को जो नेसेसरी सपोर्ट है, जो जरूरी की चीजें हैं, उसको प्रोवाइड करना, ताकि बच्चा जो है सक्सीड, कामयाब हो सके, कम से कम प्रॉब्लम, मिनिमाइज करना सेग्रीगेशन, उसको जो अलगाव होता है, बच्चे किसी वजह से जो स्कूल में अलग हो जाते हैं डिसेबल बच्चे, उसको कम से कम करना, मिनिमाइज करना, उसे कहते हैं लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव। ऐसा एनवायरनमेंट कायम करना ताकि बच्चे को कम से कम दिक्कत हो और वो उनको उसको नेसेसरी सपोर्ट मिल सके ताकि वो कामयाब हो सके। और से इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, हमने पहले बात किया कि IEP इज ए लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट डेवलप्ड फॉर ईच स्टूडेंट्स। ये जो IEP जो है, ये हर स्टूडेंट्स के लिए
मतलब इस्तेमाल की जाती है। विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल बच्चे हैं वो तमाम बच्चे के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। क्यों? हु क्वालिफाइज फॉर ए स्पेसिफिक एजुकेशन सर्विस, ताकि उसको एक खास तरह के एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। जो आईईपी जो है ना, आईईपी जो है, जो डिसेबल बच्चे हैं उस डिसेबल बच्चे की नीड्स को समझने की कोशिश करता है कि इसकी क्या नीड्स हो सकते हैं, और उस नीड्स को समझता है और उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। यही आईईपी है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअली बच्चे पे फोकस करता है, उसके नीड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और उसके नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसको सपोर्ट करता है ताकि वो बच्चा इन फ्यूचर में आगे बढ़ सके। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, ए का हो जाएगा। थर्ड, दिन के किसी एक पोर्शन में किसी एक समय बच्चे को हम नॉर्मल बच्चे के साथ रखेंगे। अब फुल इंक्लूजन मतलब सुबह से शाम तक नो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट मतलब बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट हम देंगे ताकि वो फ्रीली काम कर सके, कम से कम प्रॉब्लम हो बच्चे को। आईईपी मतलब बच्चे को इंडिविजुअली बच्चे के नीड्स को समझेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे ताकि बच्चे कामयाब हो सके। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन चीज़ों को समझिएगा तो इन फ्यूचर में आगे एग्जाम में आपको फायदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 48, और मैंने कई बार इस पे बात किया है, कई बार हम बात कर चुके हैं 48 पर। कहता है कि विच आर करेक्ट फैक्ट रिलायबिलिटी रिलेटेड टू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी रिसर्च टूल। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से रिलेटेड कौन सा फैक्ट सही है, और पहले हम बात कर चुके हैं, है ना। हमने बात किया था रिलायबिलिटी बात करता है किस पर? कंसिस्टेंसी पर, कंसिस्टेंसी पर, है ना। अब वैलिडिटी बात करता है एक्यूरेसी पर, एक्यूरेसी पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी फॉर रिलायबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। रिलायबिलिटी होने के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। मतलब अब पहले बात कर चुके हैं हम लोग, मतलब क्या समझाऊं। अच्छा, वैलिडिटी इज द प्री कंडीशन फॉर रिलायबिलिटी। प्री कंडीशन मतलब पूर्व शर्त। रिलायबल होने के लिए ये पूर्व शर्त है कि वैलिड होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। प्री कंडीशन मतलब पूर्व शर्त, यानी रिलायबल, वैलिडिटी इज द प्री कंडीशन फॉर रिलायबिलिटी। यानी रिलायबल होने के लिए वैलिड होना ये शर्त है? बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। अच्छा, रिलायबल टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड। जो रिलायबल टेस्ट होगा वो हमेशा वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं। यही ये दोनों सेम सेंटेंस है, ये दोनों सेम सेंटेंस, ये दोनों सेम। रिलायबल इज टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड, नो, बिल्कुल गलत है। अच्छा, वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल, बिल्कुल सही है। जो टेस्ट वैलिड होगा वो हमेशा रिलायबल होगा, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये होगा इसका। अच्छा, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। यानी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल गलत है रिलेशनशिप। यहाँ है तो ये तो रिलेशनशिप तो बता रहा है यहाँ पर, इसलिए ए और डी इसका आंसर होगा, और ए डी आपका सी नंबर है ना। आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। फिर से समझ लीजिए क्योंकि हम बात कर लिए हैं। वैलिडिटी क्या है? व्हाट इज द वैलिडिटी? वैलिडिटी इज अबाउट एक्यूरेसी। वैलिडिटी एक्यूरेसी की बात करता है। वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। वैलिडिटी रेफर करता है, इस बात को बताता है कि जो रिसर्चर हैं, वो रिसर्चर का जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो मेजर करना चाहता है, वो जिस चीज को मेजर करना चाहता है, जिस चीज पर उसका इंटेंडेड है, उद्देश्य है, अगर उसी को मेजर कर रहा है, इसका मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड है। मिसाल तौर पर अगर मैथ का टेस्ट मैथ के स्किल को ही अगर जांच रहा है, इसका मतलब आपका टेस्ट जो है वो क्या है? वैलिड है। ठीक है ना। और रिलायबिलिटी मतलब रिलायबिलिटी इज अबाउट कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी। रिलायबिलिटी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इट एसेस वेदर ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, जो रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, जो टेस्ट है, सच एज टेस्ट, सर्वे और क्वेश्चनेयर प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम। जो चाहे वो कोई टेस्ट हो, सर्वे हो, क्वेश्चनेयर हो, वो जो रिजल्ट जो दे रहा है वो रिजल्ट ओवर टाइम हमेशा कंसिस्टेंट हो उस रिजल्ट में, तभी जाकर के वो टेस्ट रिलायबल होगा। इट मीन्स कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। और ए वैलिड टेस्ट ऑलवेज बी रिलायबल। एक वैलिड टेस्ट मस्ट बी रिलायबल, हमेशा रिलायबल होगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट, लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल करेक्ट नहीं है।
आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है, मैंने इस पे कई बार बात कर चुका हूँ। ए और डी इसका आंसर है, ए नंबर ये आंसर है इसका, और डी नंबर ये है, बाकी ये सब चीज नहीं है। ठीक है ना। आइए 49 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, थोड़ा सा फिलोसफी है क्वेश्चन नंबर 49। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन अगर फिलोसफी आप नहीं पढ़ा है तो वहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर कहता है स्टेटमेंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट फिलोसफी जानते हैं, रियलिस्टिक फिलोसफी आप जानते हैं, रियलिज्म आपको आपने पढ़ा है, आइडिया, नेचर प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म आपने पढ़ा है। तो बात है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट के हिसाब से करिकुलम फ्लो ए हेरारिकल ऑर्डर, करिकुलम जो है वो हेरारिकल ऑर्डर में फॉलो होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है फिलोसफी का, उसमें जो करिकुलम है वो एक हेरारिकल ऑर्डर में होता है, बिल्कुल हेरारिकल ऑर्डर में होता है, विद द एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट एट द टॉप, जिसमें जो एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है वो टॉप पर होता है, एंड द ट्रांजिटरी सब्जेक्ट एट द बॉटम, और जो ट्रांजिटरी सब्जेक्ट है वो बॉटम पे होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब आपको समझिए ये कि एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट देखिए, जो आप रियलिस्टिक फिलोसफी आप पढ़ेंगे ना, तो रियलिस्टिक फिलोसफी में उसमें कहा गया है कि उसका जो करिकुलम है वो करिकुलम एक हेरारिकल है, एक क्रमबद्ध है करिकुलम। उसमें कहा गया कि जो एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मतलब मैथ, साइंस, लिटरेचर, ये एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है, जो बुनियादी विषय है, उसको उसने टॉप पर रखा है, ऊपर। और जो ट्रांजिटरी सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई स्किल सीखना है ना, वो ट्रांजिटरी सब्जेक्ट उसको रखा गया है बॉटम पर। ये बात बिल्कुल सही है। आप समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये था रियलिस्टिक के हिसाब से। स्टेटमेंट 2 में प्रैग्मेटिस्टिक जो है उसमें कहता है कि प्रैग्मेटिस्टिक, आपने पढ़ा है प्रैग्मेटिस्टिक करिकुलम, उसमें जो प्रैग्मेटिस्टिक करिकुलम है वुड फोकस ऑन एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट that lend themselves to philosophical dialogue and act of choice making। देखिए, जो प्रैग्मेटिस्टिक करिकुलम है वो फोकस करता है एक्सपीरियंस पर, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए प्रैग्मेटिस्टिक करिकुलम जो है लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है ना। जॉन डीवे इसको दिया है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। जॉन डीवे का कंसेप्ट है इसका, है ना, आप जानते होंगे जॉन डीवे का कंसेप्ट है। तो वो एक्सपीरियंस पे फोकस करता है, एंड कहता है कि सब्जेक्ट जो है that lend themselves philosophical dialogue and act of choice making, और सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो चॉइस पर डिपेंड हो, बच्चे खुद से उसको चॉइस कर सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही होगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। आइए रियलिस्टिक फिलोसफी को समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो इन फ्यूचर में एग्जाम में। रियलिस्टिक जो है वो बिलीव करते हैं कि करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट द नेचुरल हायरार्की। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो जो नेचुरल हायरार्की है, जो प्राकृतिक जो एक क्रमबद्धता है, जो सीरीज है, उसको रिफ्लेक्ट करे, उसको बताए। और सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर परमानेंस एंड यूनिवर्सलिटी, एंड सब्जेक्ट जो है वो जो सार्वभौमिकता है, जो यूनिवर्सलिटी है, उस पर बेस्ड हो, उस पर आधारित हो। इसीलिए उसने पूरे सब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक को कहा गया एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट को टॉप पर रखना है, एंड ट्रांजिटरी सब्जेक्ट को बॉटम पर रखना है, उसने कहा अपने करिकुलम में। जो एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, दीज सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ, फिलॉसफी, साइंस, लिटरेचर, ये सबको उसने रखा किस पर, टॉप पर, उसको कहा गया एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट। ये क्यों, क्योंकि ये डील विथ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है, मैथ हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, सार्वभौमिक सच्चाई की बात करता है, और प्रिंसिपल पर आधारित होता है। These subjects are seen as essential for understanding the world। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस सब्जेक्ट को टॉप पे रखना है। और वही ट्रांजिटरी सब्जेक्ट को रखा गया है बॉटम पर। दीज सब्जेक्ट सच एज वोकेशनल स्किल्स, वो सब्जेक्ट जिसमें हम वोकेशनल स्किल को सीखते हैं, अप्लाइड आर्ट्स को सीखते हैं, जो कला है उसको सीखते हैं,
इसको रखा गया फोकस ऑन प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट यूटिलिटी। जो प्रैक्टिकल है, जो इमीडिएट यूटिलिटी है, जिसका इस्तेमाल हम तुरंत करते हैं, इमीडिएट यूटिलिटी जिसका इस्तेमाल तुरंत है, उन सब्जेक्टों को रखा गया है बॉटम पर। क्यों? क्योंकि कहा गया कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगा ये सब्जेक्ट का नेचर जो है वो बदल जाएगा, इसलिए इसको रखो नीचे में। तो ये है रियलिस्टिक करिकुलम के सब्जेक्ट को लेकर के उसका सोच। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैग्मेटिस्टिक का, जो नेक्स्ट बात है, जो प्रैग्मेटिज्म जो है इन एजुकेशन सेंटर ऑन द आइडिया दैट लर्निंग शुड बी ग्राउंडेड एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट रियल लाइफ सिचुएशंस। अब जानते हैं ना, जो प्रैग्मेटिज्म जो है उनका जो एजुकेशन है वो उसके एजुकेशन का जो सेंटर है, मुख्य बिंदु है, वो इस आइडिया पर आधारित है। वो कहता है कि लर्निंग जो है वो ग्राउंडेड होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होना चाहिए, एंड शुड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और ऐसा हो ताकि बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेहतर हो सके। इस तरह के लर्निंग बच्चों को होना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि करिकुलम शुड बी फोकस, करिकुलम जो हो ऐसा बने ताकि वो फोकस हो ऑन एक्सपीरियंस पर, फोकस ऑन एक्सपीरियंस पर हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित हो, फिलोसफिकल डायलॉग पर आधारित हो, चॉइस मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पर आधारित हो, रिलीवेंस रियल लाइफ सिचुएशन पर आधारित हो। यानी कि एक्सपीरियंस पर फोकस हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस हो, फिलोसफिकल डायलॉग पर फोकस हो, चॉइस मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पर फोकस हो और रियल लाइफ सिचुएशंस पर फोकस हो। इसीलिए इसका आंसर जो है, आई होप दोनों सही है, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज रियलिस्टिक बात करता है एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट को टॉप पर रखने का और ट्रांजिटिव सब्जेक्ट को बॉटम पर रखने का। वो प्रैग्मेटिस्टिक बात करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का और साथ ही साथ बात करता है चॉइस मेकिंग कंसेप्ट का, फिलोसफिकल डायलॉग का। ठीक है ना, तो फिलोसफिकल डायलॉग थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये दो कंसेप्ट जो है एक्सपीरियंशियल और चॉइस मेकिंग जो है रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा 1, स्टेटमेंट 1 and 2 दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 और 50, लास्ट क्वेश्चन है और कई बार हम बात कर चुके हैं। कहता है कि आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन्वॉल्विंग सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कई बार हमने बात किया कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, टॉकिंग टू समवन इन योर रूम, अगर किसी से आप किसी रूम में बात कर रहे हैं तो वो क्या है? वो है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है ना। चेकिंग ईमेल, ईमेल क्या है? ईमेल एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, आपको पता है इस बात को, मैंने इस पर बात कर चुका हूं पहले से। अच्छा, रीडिंग ईमेल ये भी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग द वेव कॉन्फ्रेंस, जो वेव कॉन्फ्रेंस होता है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। इसलिए ए और डी आपका हो जाएगा सिंक्रोनस और ए डी, सिंक्रोनस में ए डी है, ठीक है, और बी और सी हो जाएगा एसिंक्रोनस और बी सी एसिंक्रोनस है ना। सिंक्रोनस हो गया ए डी और बी सी हो गया एसिंक्रोनस, ऐसे दिया हुआ है इसका ऑप्शन। अब देखिएगा ये भी सही है और यहाँ भी ऑप्शन सेम दिया हुआ है, हमने जब क्वेश्चन से जब नोट किया है तो यहाँ भी दोनों ऑप्शन सेम दिया हुआ है, तो इसलिए जो आंसर की था, आंसर की में ए और डी दोनों था। अगर आपने ए को क्लिक किया तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा, और डी को क्लिक किया तो भी आपको एक नंबर, यानी 2 नंबर, एक नंबर नहीं 2 नंबर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो आप जानते हैं, तो आइए इसको फिर से देख लेते हैं। आपको पता है, लेकिन हम चूंकि हर क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन करते हैं उसका थोड़ा कैनवास अलग होता है ताकि आप ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज द चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपुल इन रियल लाइफ, रियल टाइम। जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है उसमें जो हम इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच, वो रियल टाइम में होता है, एक ही टाइम में होता है। जैसे कि
आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आमने सामने, ये क्या है? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे वो जूम पर हो या स्काइप पर हो, क्या है? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। फोन कॉल कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेज जो व्हाट्सएप पर या स्लैक पर जो आप तुरंत मैसेज भेजते हैं, जवाब पाते हैं, क्या है? सिंक्रोनस है। लाइव चैट करते हैं, सिंक्रोनस है। ऑनलाइन मीटिंग करते हैं गूगल मीट पर, सिंक्रोनस है। लाइव वेबिनार अटेंड करते हैं, सिंक्रोनस है। वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं, क्या है? सिंक्रोनस है। और वहीं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस बिटवीन पीपुल्स एट डिफरेंट टाइम्स विदाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन इमीडिएट पर्पस रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है उसमें जो इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं बिटवीन पीपुल, लोगों के बीच, वो डिफरेंट टाइम पे करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी बिना इमीडिएट रिस्पॉन्स का। यानी हम आज मैसेज कर दिए, हमको 1 घंटे के बाद हमको उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसे कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। जैसे कि ईमेल क्या है? एसिंक्रोनस है। टेक्स्ट मैसेज जो एसएमएस करते हैं एसिंक्रोनस है। ऑडियो बुक जो आप सुनते हैं एसिंक्रोनस है। सोशल मीडिया जो मैसेज करते हैं फेसबुक पर एसिंक्रोनस है। ब्लॉग कमेंट जो आप करते हैं एसिंक्रोनस है। ऑनलाइन कोर्स या डिस्कशन फॉर्म जो है वो पॉडकास्ट एसिंक्रोनस है। वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे यूट्यूब पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और डाल दूंगा आपको वीडियो पर, ये सब क्या है? ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको ये एसिंक्रोनस सिंक्रोनस को लेकर के बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कई बार हम क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं, और जैसे जैसे हम जब क्वेश्चन पे बात करते हैं उसका कैनवास जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो आपका विजन बड़ा हो। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, और ए और डी दोनों है। तो यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन को डील किया, 46 से लेकर के 50 क्वेश्चंस। चूंकि हम जानते हैं कि हम 50 क्वेश्चंस पे 5 क्वेश्चंस पे ही बात करते हैं एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 51 से लेकर के और 55 क्वेश्चंस तक, ठीक है ना? तब तक के लिए मेरा मुंह दर्द करने लगा, फिर मिलते हैं बाद में। अगर वीडियो अच्छा लगे, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हो सके तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।